तो दोस्तों एटलस एक साई-फाई एक्शन मूवी हमें देखने को मिलने वाली है नेटफ्लिक्स की तरफ से 24 मई को ये हमें देखने को मिलेगी। तो सारी कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। उसके फैक्ट, डिटेल, अपडेट, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हो। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज है वो आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों अब इसके बारे में हम आपको सारी कुछ जानकारी बताना चालू करते हैं। एटलस एक आगामी अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो ब्रैड पेटन द्वारा निर्देशित और लियो सरदारियन और एरोन एली कोलाइट द्वारा लिखित है। फिल्म में जेनिफर लोपेज, सिमू लियू, स्टर्लिंग के ब्राउन और मार्क स्ट्रॉन्ग हैं। 1, 2 एंटरटेनमेंट, सेफ हाउस पिक्चर्स, न्यूयॉर्कन प्रोडक्शंस और बर्लिंटी शेस्टर फिल्म्स का सहोत्पादन एटलस 24 मई 2024 को नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज होने वाला है। कथानक, एटलस शेफर्ड कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रति गहरा अविश्वास रखने वाला एक प्रतिभाशाली लेकिन मिथ्यावादी डेटा विश्लेषक एक पाखंडी रोबोट को पकड़ने के मिशन में शामिल होता है जिसके साथ वह एक रहस्यमय अतीत साझा करता है। जब योजनाएं गड़बड़ा जाती हैं तो एआई से मानवता के भविष्य को बचाने की उसकी एकमात्र आशा उस पर भरोसा करना है। 3 कास्ट करें। एटलस शेफर्ड के रूप में जेनिफर लोपेज, हरलान के रूप में सिमू लियू, कर्नल एलियास बैंक्स के रूप में स्टर्लिंग के ब्राउन, स्मिथ की आवाज के रूप में ग्रेगरी जेम्स कोहन, जनरल जेक बूटे के रूप में मार्क स्ट्रॉन्ग, कैस्काडेसियस के रूप में अब्राहम पोपूला, वैल शेफर्ड के रूप में लाना पैरिला। उत्पादन, पटकथा मूल रूप से लियो सरदारियन द्वारा लिखी गई थी और एरोन एली कोलेट ने पुनर्लेखन किया था। सिमू लियू, स्टर्लिंग के ब्राउन और अब्राहम पोपुला अगस्त 2022 में कलाकारों में शामिल हुए। 4 सितंबर 2022 में यह बताया गया कि लाना पैरिला कलाकारों में शामिल हो गई हैं। 5 मुख्य फोटोग्राफी 26 अगस्त 2022 को लॉस एंजिल्स और न्यूजीलैंड में शुरू हुई और 26 नवंबर को पूरी हुई। 6 रिलीज, एटलस 24 मई 2024 को नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज होने वाली है। ब्रैड पेटन, जन्म 27 मई 1978, एक कनाडाई फिल्म निर्माता हैं जिन्हें ड्वेन जॉनसन अभिनीत फिल्मों जर्नी 2, द मिस्टीरियस आइलैंड 2012, सैन एंड्रियास 2015 और रैम्पेज 2018 के साथ साथ नेटफ्लिक्स सीरीज डेब्रेक 2019 के निर्देशन के लिए जाना जाता है। जीवन और कैरियर, पीटन का जन्म गैंडर, न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर, कनाडा में हुआ था। उन्होंने कैनेडियन फिल्म सेंटर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्हें पहली बार एवलिन, द क्यूटेस्ट एविल डेड गर्ल 2002 नामक लघु फिल्म और गॉथिक कॉमेडी से प्रसिद्धि मिली। शुरुआत में फिल्म को पीटन के सहपाठियों को दिखाया गया जिन्होंने ताली बजाकर इसका अनुमोदन किया। इस प्रकार फिल्म निर्माता जेरेमी पोडेस्वा ने सुझाव दिया कि पीटन को यह फिल्म न्यूयॉर्क में फिल्म उद्योग के एक वकील को भी दिखानी चाहिए। इसने फिल्म को फिल्म निर्माण अभिजात वर्ग के बीच वितरित करने की अनुमति दी। एवलिन 2002 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी नजर आईं। इसके बाद उन्होंने अवास्तविक क्लेमेशन टेलीविजन श्रृंखला व्हाट इट्स लाइक बीइंग अलोन का निर्माण किया जिसे 2006 में एक सीजन के लिए कनाडाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा चुना गया था। 2 कथित तौर पर पेटन के गुरुओं में से एक अमेरिकी अभिनेता टॉम हैंक्स थे। 1 अलोन के बाद पीटन ने 2010 में कैट्स एंड डॉग्स, द रिवेंज ऑफ किट्टी गैलोर का निर्देशन किया। 2012 में उन्होंने जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ के सफल सीक्वल का निर्देशन किया जिसका नाम जर्नी 2, द मिस्टीरियस आइलैंड था। 3 जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। ड्वेन जॉनसन ने $325.9 मिलियन की कमाई की। 2015 में पीटन ने आपदा फिल्म सैन एंड्रियास का निर्देशन किया जिसमें जॉनसन ने भी अभिनय किया। 4 और हॉरर फिल्म इनकार्नेट, पीटन ने ड्वेन जॉनसन अभिनीत फीचर फिल्म रूपांतरण रैम्पेज 2018 का निर्देशन किया जो उनके तीसरे सहयोग को चिह्नित करता है। जून 2016 में यह पुष्टि की गई कि उन्होंने जेम्स वान द्वारा निर्मित मैलिग्नेंट मैन के फीचर फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। 5, 6, 7, 10 फरवरी 2017 को यह बताया गया कि पीटन आगामी आपदा फिल्म ब्लैक होल का निर्देशन, लेखन और निर्माण करेंगे जिसका निर्माण 2018 की शुरुआत में शुरू होगा। 8 मार्च 2017 में यह बताया गया कि पीटन वीडियो गेम श्रृंखला जस्ट कॉज के एक फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करेंगे जिसमें जेसन मोमोआ अभिनय करेंगे।
9 जुलाई 2018 में यह घोषणा की गई थी कि पीटन को नेटफ्लिक्स पोस्टेपोकैलिक कॉमेडी श्रृंखला डेब्रेक के कार्यकारी निर्माता, लेखक, निर्देशक और सहनिर्माता के रूप में श्रेय दिया गया था। 10 श्रृंखला का प्रीमियर 24 अक्टूबर 2019 को हुआ। 11 एरोन एली कोलाइट, कभी कभी एरोन कोलाइट को श्रेय दिया जाता है, एक अमेरिकी हास्य पुस्तक लेखक, टेलीविजन लेखक और निर्माता हैं, जिन्हें नेटफ्लिक्स सीरीज डेब्रेक, एनबीसी सीरीज हीरोज और कॉमिक बुक सीरीज अल्टीमेट एक्स-मेन पर उनके काम के लिए जाना जाता है। 1 कैरियर टेलीविजन कार्य कोलेट ने टेलीविजन में अपनी शुरुआत 2006-07 तक हीरोज के पहले सीजन में सहनिर्माता के रूप में की। उन्होंने चौथे और अंतिम सीजन के समापन तक शो पर काम करना जारी रखा, अंततः उन्हें सहकार्यकारी निर्माता के रूप में पदोन्नत किया गया। इस दौरान उन्हें 10 एपिसोड लिखने का श्रेय दिया गया। 2012 में उन्होंने एबीसी में स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्मित मॉक्यूमेंट्री थ्रिलर श्रृंखला द रिवर में एक लेखक और सहकार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। उन्होंने 2 एपिसोड लिखे, जिसमें जैक एस्ट्रिन और माइकल ग्रीन के साथ श्रृंखला के समापन का सहलेखन भी शामिल है। 2012 में कोलेट के पास टीएनटी में ट्रूपर नामक एक पायलट था, जिसमें मीरा सोर्विनो ने एक अपरंपरागत राज्य सैनिक के रूप में अभिनय किया था और जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित कार्यकारी था। हालांकि टीएनटी 2013 की शुरुआत में पायलट के पास से गुजर गया। 2 जून 2016 में यह घोषणा की गई थी कि कोलेट स्टार ट्रेक डिस्कवरी के लेखन स्टाफ में शामिल हो गए थे। 3 जुलाई 2018 में यह घोषणा की गई थी कि कोलेट को नेटफ्लिक्स पोस्टेपोकैलिक कॉमेडी श्रृंखला डेब्रेक के कार्यकारी निर्माता, श्रोता, लेखक और सहनिर्माता के रूप में श्रेय दिया गया था। 4 श्रृंखला का प्रीमियर 24 अक्टूबर 2019 को हुआ। 5 उन्होंने नेटफ्लिक्स के लॉक एंड की और रोकू के द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स का विकास, कार्यकारी निर्माण और लेखन भी किया। 6 फिल्म कार्य कोलेट ने नेटफ्लिक्स साइंस फिक्शन फिल्म एटलस पर पुनर्लेखन का प्रदर्शन किया। 7 कोलेट की अन्य पटकथाओं में वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो में द एंड नामक एक सर्वनाशी नाटक शामिल है, जिसका निर्देशन ड्रू बैरीमोर द्वारा किया जाएगा। 8 दूसरा रिक यांसी की लघु कहानी व्हेन फर्स्ट वी वेयर गॉड्स का रूपांतरण था, जो एक ऐसी दुनिया पर आधारित है जहां अमरता अमीरों द्वारा खरीदी जा सकती है और एक ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करती है जो अपनी अमर पत्नी की हत्या करने का प्रयास करता है ताकि उसकी नश्वर मालकिन को धोखा दिया जा सके, उसकी जगह ले सकता है और हमेशा के लिए जीवित रह सकता है। 9 अल्टीमेट एक्स-मेन 200809 में कोलेट ने कॉमिक बुक सीरीज अल्टीमेट एक्स-मेन पर लेखक के रूप में काम किया, जिसमें 3 स्टोरी आर्क्स लिखीं, एब्सोल्यूट पावर, अल्टीमेटम और अल्टीमेटम एक्स-मेन रिक्विम। जॉबी हेरोल्ड एक अंग्रेजी पटकथा लेखक, निर्माता और निर्देशक हैं जो अपने निर्माता भागीदार टोरी टनेल के साथ सेफ हाउस पिक्चर्स चलाते हैं। कंपनी की सहस्थापना 2005 में हुई थी। कैरियर हेरोल्ड की नवीनतम परियोजनाएं आगामी फिल्में स्पेस माउंटेन 1 और एटलस 2 हैं, जिनमें जेनिफर लोपेज, सिमू लियू और स्टर्लिंग के ब्राउन मुख्य भूमिका में हैं। दोनों का निर्माण वे टनल के साथ मिलकर करेंगे। वे मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स 3 पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें कर्ट रसेल, वायट रसेल, रेन वाटेबे, अन्ना सवाई और कीर्सी क्लेमंस मुख्य भूमिका में हैं। हेरोल्ड माइक मिशेल के निर्देशन में बनी फिल्म IF4 विकसित कर रहे हैं, जिसमें टिफनी हेयडिश मुख्य भूमिका में होंगी। हाल ही में उन्होंने डिज्नी प्लस के लिए ओबी-वान केनोबी श्रृंखला लिखी और कार्यकारी रूप से निर्मित की। 5 और बम्बलबी की अगली कड़ी के रूप में पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स पर भी काम किया, जो लाइव एक्शन ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म श्रृंखला की आखिरी फिल्म है। वार्नर ब्रदर्स के लिए एक विज्ञानफाई थ्रिलर क्लोकर, जिसे सेफ हाउस पिक्चर्स निर्मित कर रहा है। इससे पहले उन्होंने जॉन विक चैप्टर 2 पर लिखने के बाद कार्यकारी अधिकारी जॉन विक चैप्टर 3 पैराबेलम का निर्माण किया था। उन्होंने डॉग लिमन के लिए एज ऑफ टुमारो का कार्यकारी निर्माण भी किया, जिसमें टॉम क्रूज और एमिली ब्लंट ने अभिनय किया। साथ ही साथ किंग आर्थर लीजेंड ऑफ द स्वॉर्ड के सहलेखन भी किए, जिसमें चार्ली हन्नम और जूड लॉ ने अभिनय किया, जिसे उन्होंने और टोरी टनेल ने अपने सेफ हाउस बैनर के तहत निर्मित किया। उन्होंने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के हिस्से के रूप में आगामी सुपरहीरो फिल्म द फ्लैश के लिए एक ड्राफ्ट भी लिखा, जिसे निर्देशित करने के लिए मैथ्यू वॉन और रॉबर्ट जेमेकिस औपचारिक रूप से चक्कर लगा रहे थे। इसके बाद सैम राइमी, मार्क वेब और फिल लॉर्ड और क्रिस मिलर आए।
उन्होंने निर्देशक जैक स्नाइडर और शे हैटन के साथ जॉम्बी फिल्म आर्मी ऑफ द डेड का सहलेखन किया, जो मई 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। उनकी कंपनी सेफ हाउस पिक्चर्स कई परियोजनाओं का निर्माण कर रही है, जिसमें निर्देशक रिडले स्कॉट के लिए बैटल ऑफ ब्रिटेन स्टार से जुड़े माइकल बी जॉर्डन के साथ लिबरेटर्स, पेट्रिसिया आर्क्वेट के निर्देशन में बनी पहली फिल्म लव कैनाल और स्पेस इन्वेडर्स का फीचर रूपांतरण शामिल है। टेलीविजन में हेरोल्ड ने नेटफ्लिक्स पर महिला नाटक स्पिनिंग आउट का निर्माण किया, जिसमें जनवरी जोन्स और काया स्कोडेलारियो ने अभिनय किया। वह पहले वीड रोड पिक्चर्स के साथ भागीदार थीं, जब तक कि उन्होंने 2015 में सोनी के साथ सौदा नहीं कर लिया। सेक्स। उन्होंने पहले कार्यकारी ने WGN श्रृंखला अंडरग्राउंड का निर्माण किया था। हेरोल्ड ने 2005 में हेडन क्रिस्टेंसन, जेसिका अल्बा, टेरेंस हॉवर्ड और लीना ओलिन अभिनीत फिल्म अवेक फॉर द विनस्टीन कंपनी का लेखन और निर्देशन करके एक व्यवसाय में प्रवेश किया, जिसे टनेल ने भी निर्मित किया था। फिल्मोग्राफी। फिल्में। वर्ष शीर्षक निर्माता लेखक निर्देशक टिप्पणियां। 2007 जागना नहीं हा वह स्वयं निर्देशन की शुरुआत। 2014 कल की चौखट पर कार्यकारिणी नहीं डॉग लिमन, साथ ही स्क्रिप्ट संशोधन भी। 2016 मेरा अंधा भाई कार्यकारिणी नहीं सोफी गुडहार्ट। टोरी टनेल एक अमेरिकी निर्माता हैं जो अपने निर्माता भागीदार जॉबी हेरोल्ड के साथ सेफ हाउस पिक्चर्स चलाती हैं। एक कंपनी की सहस्थापना 2005 में हुई थी। दोनों ने वर्तमान में फीचर्स के लिए लेजेंडरी टीवी और अमेजन प्राइम के साथ एक ओवरहेड टीवी डील की है। कैरियर। टनेल की नवीनतम परियोजनाएं जेनिफर लोपेज, सिमू लियू और स्टर्लिंग के ब्राउन अभिनीत आगामी फिल्में स्पेस माउंटेन 3 और एटलस 4 हैं। दोनों का निर्माण वह हेरोल्ड के साथ करेंगी। वह नए शो मोनार्क, लिगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स 5-6 पर भी काम कर रही हैं, जिसमें कर्ट रसेल, व्याट रसेल, रेन वताबे, अन्ना सवाई और किर्सी क्लेमंस अभिनीत लेजेंडरी शामिल है। टनेल फिल्म IF 7 का विकास कर रहे हैं, जिसमें माइक मिशेल निर्देशन से जुड़े हैं और टिफनी हेयडिश अभिनय करने के लिए तैयार हैं। टनेल और हेरोल्ड ने विभिन्न शैलियों में फिल्में बनाई हैं। गाई रिची के किंग आर्थर, लीजेंड ऑफ द स्वॉर्ड से लेकर चार्ली हन्नम और जूड लॉ अभिनीत SXSW माई ब्लाइंड ब्रदर की ब्रेकआउट कॉमेडी तक, जिसमें एडम स्कॉट, निक क्रोल और जेनी स्लेट अभिनीत महत्वपूर्ण हिट टीवी शो अंडरग्राउंड दक्षिण से भागने वाले दासों के बारे में है। नेटफ्लिक्स पर आइस स्केटिंग ड्रामा स्पिनिंग आउट में काया स्कोडेलारियो और जनवरी जोन्स और जॉनी वियर ने अभिनय किया है। कंपनी ने सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण करने की तीव्र क्षमता दिखाई है। हेरोल्ड और टनेल की कई फिल्में निर्माणाधीन हैं, जिनमें माइकल बी जॉर्डन के साथ लिबरेटर्स, वार्नर ब्रदर्स में अभिनय से जुड़े बैटल ऑफ ब्रिटेन जिसे रिडले स्कॉट फॉक्स के लिए निर्देशित करने से जुड़े हैं, विंक जो टनेल के ऑनलाइन डेटिंग के अपने अनुभवों पर आधारित है। उनकी मां पेट्रिसिया आर्क्वेट के निर्देशन में बनी पहली फिल्म और सच्ची कहानी पर आधारित ड्रामा लव कैनाल, ऑस्कर विजेता लेखक डेविड सीडलर द्वारा वार्नर ब्रदर्स के लिए लिखी जाने वाली सीमित श्रृंखला मैरीज मोजेक आदि शामिल हैं। मूल रूप से न्यूयॉर्क में स्थित, टनेल ने अपने करियर की शुरुआत स्वतंत्र सुविधाओं का निर्माण करते हुए की, जिनमें शामिल हैं जेसी ईसेनबर्ग और जस्टिन बार्था अभिनीत होली रोलर्स जिसका प्रीमियर सनडांस 2009 में हुआ था, लियाम नीसन, माइकल डगलस, जॉन एलन, नाथन लेन और डोनाल्ड सदरलैंड अभिनीत ट्रम्बो जिसका प्रीमियर टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2007 में हुआ था, और अवेक जॉबी हेरोल्ड द्वारा लिखित और निर्देशित है, जिसमें जेसिका अल्बा, हेडन क्रिस्टेंसन और टेरेंस हॉवर्ड ने अभिनय किया है। व्यक्तिगत जीवन। टनेल ने जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय से फी बीटा कप्पा में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और अब हेरोल्ड और उनके 3 बच्चों के साथ रहते हैं। फिल्मोग्राफी। वर्ष शीर्षक श्रेय दिया गया। 2004 दुनिया का सबसे अच्छा चोर सहयोगी निर्माता। 2005 आंतरिक युद्ध सहयोगी निर्माता। 2007 ट्रम्बो निर्माता। 2007 जागना सह निर्माता। जेनिफर लिन एफ्लेक 1, नी लोपेज, जन्म 24 जुलाई 1969, 2, जिसे उनके उपनाम जेलो के नाम से भी जाना जाता है, एक अमेरिकी अभिनेत्री, गायिका और नर्तकी हैं। लोपेज को अक्सर नृत्य की रानी कहा जाता है। उन्हें अपने समय के सबसे प्रभावशाली मनोरंजनकर्ताओं में से एक माना जाता है। 3, उन्हें हॉलीवुड में लातिनी अमेरिकियों के लिए बाधाओं को तोड़ने और संगीत में लैटिन पॉप आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद करने का श्रेय दिया जाता है। वह फैशन, ब्रांडिंग और मुख्यधारा के सौंदर्य मानकों में बदलाव के माध्यम से लोकप्रिय संस्कृति पर अपने प्रभाव के लिए भी जानी जाती है।
लोपेज ने अपने करियर की शुरुआत एक डांसर के रूप में की। उन्होंने 1991 में स्केच कॉमेडी श्रृंखला इन लिविंग कलर में फ्लाई गर्ल के रूप में टेलीविजन पर शुरुआत की। बाद में वह सेलेना 1997, एनाकोंडा 1997 फिल्मों में प्रमुख भूमिकाओं के साथ एक अभिनेत्री के रूप में प्रमुखता से उभरी, और आउट ऑफ साइट 1998 ने उन्हें सबसे अधिक भुगतान पाने वाली लैटिन अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अपने पहले एल्बम ऑन द छे 1999 के साथ संगीत उद्योग में सफलतापूर्वक कदम रखा। 2001 में वह अपने दूसरे एल्बम जे-लो और रोमांटिक कॉमेडी द वेडिंग प्लानर के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में नंबर 1 एल्बम और फिल्म बनाने वाली पहली महिला बनी। तब से वह रोमांटिक कॉमेडीज में अभिनय के लिए जानी जाने लगीं, जिनमें मेड इन मैनहट्टन 2002, शैल वी डांस 2004 और मॉन्स्टर इन लॉ 2005। लोपेज ने 2002 में 2 एल्बम जारी किए, जे-2 था एलो द रीमिक्स और दिस इज मी। फिर पहला यूएस बिलबोर्ड 200 में शीर्ष पर पहुंचने वाला पहला रीमिक्स एल्बम बन गया। मीडिया की छानबीन और उनकी फिल्म गिगली 2003 की असफलता ने उनके करियर को मंदी की ओर अग्रसर किया। उसके बाद के एल्बमों में रीबर्थ 2005 और कोमो अमा ऊना मुजेर 2007 शामिल थे। बाद वाले ने डेब्यू स्पेनिश एल्बम के पहले सप्ताह के बिक्री रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2011 में लोपेज अमेरिकन आइडल में जज के रूप में प्रमुखता में लौटीन और एल्बम लव जारी किया। 2010 के उत्तरार्ध में उन्होंने एक कॉन्सर्ट रेजिडेंसी का प्रदर्शन किया। पुलिस ड्रामा सीरीज शेड्स ऑफ ब्लू 2016 से 2018 में अभिनय किया। वर्ल्ड ऑफ डांस 2017 से 2020 में जज के रूप में काम किया और क्राइम ड्रामा हसलर्स 2019 में अपने प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। 80 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड बिकने के साथ लोपेज के सबसे सफल एकल में शामिल हैं इफ यू हैड माई लव, वेटिंग फॉर टुनाइट, लेट्स गेट लाउड, लव डोंट कॉस्ट ए थिंग, आई एम रियल, आइंट इट फनी, जेनी फ्रॉम द ब्लॉक, ऑल आई है, गेट राइट और ऑन द फ्लोर। 4-5 उनकी प्रशंसाओं में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार, बिलबोर्ड आइकन अवार्ड और माइकल जैक्सन वीडियो वैंगार्ड अवार्ड शामिल हैं। उन्हें टाइम द्वारा दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों और फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में स्थान दिया गया है। उनके अन्य उपक्रमों में एक लाइफस्टाइल ब्रांड, सौंदर्य और फैशन लाइनें, सुगंध, एक प्रोडक्शन कंपनी और एक धर्मार्थ फाउंडेशन शामिल है। प्रारंभिक जीवन। जेनिफर लिन लोपेज का जन्म 24 जुलाई 1969 को न्यूयॉर्क शहर के ब्रोंक्स में हुआ था और उनका पालनपोषण इसके कैसल हिल पड़ोस में हुआ था। 6, 7, 8 उनके माता पिता डेविड लोपेज और ग्वाडालूप रोड्रिग्ज प्यूर्टो रिको में पैदा हुए थे और उनकी मुलाकात न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। 9, 10 सेना में सेवा देने के बाद डेविड ने गार्जियन इंश्योरेंस कंपनी में कंप्यूटर तकनीशियन के रूप में काम किया। 11 ग्वाडालूप लोपेज के जीवन के पहले 10 वर्षों तक एक गृहिणी थीं और बाद में उन्होंने टपरवेयर विक्रेता 12 और एक किंडरगार्टन और जिम शिक्षक के रूप में काम किया। 13 शादी के 33 साल बाद 1990 के दशक में उनका तलाक हो गया। 12 लोपेज एक मध्यम बच्चा है। उसकी एक बड़ी बहन लेस्ली और एक छोटी बहन लिंडा है। 14 तीनों ने एक शयनकक्ष साझा किया। 15 लोपेज ने अपनी परवरिश को सख्त बताया है। 16 उनका पालनपोषण एक रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। वह हर रविवार को मास में शामिल होती थीं और कैथोलिक शिक्षा प्राप्त करती थीं। होली फैमिली स्कूल और ओलेगल्स प्रेस्टन हाई स्कूल में जाती थीं। 17 स्कूल में लोपेज ने राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैक दौड़ा, जिम्नास्टिक में भाग लिया और सॉफ्टबॉल टीम में थे। 18 उन्होंने स्कूली संगीत कार्यक्रमों में नृत्य किया और गॉडस्पेल के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई। 19 उन्होंने खुद को टॉमबॉय और बहुत एथलेटिक बताया। 20 आम तौर पर प्यूर्टो रिकान घराने में बहुत सारा संगीत था। 21 और लोपेज और उनकी बहनों को पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए गाने, नृत्य करने और अपने स्वयं के नाटक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। 22-23 वेस्ट साइड स्टोरी ने युवा लोपेज पर एक विशेष प्रभाव डाला, जो कम उम्र से ही एक मनोरंजनकर्ता बनना चाहता था। 17 एक किशोरी के रूप में उन्होंने किप्स बे बॉयज एंड गर्ल्स क्लब में फ्लेमेंको, जैज और बैले सीखा। 17 और केरी वाशिंगटन सहित युवा छात्रों को नृत्य सिखाया। 24
हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने एक लॉ फर्म में अंशकालिक सचिवीय नौकरी की और एक सेमेस्टर के लिए न्यूयॉर्क के बारूक कॉलेज में व्यवसाय का अध्ययन किया। 25, 26, 18 साल की उम्र में उन्होंने मैनहट्टन के फिल ब्लैक डांस स्टूडियो में एक पूर्णकालिक छात्र के रूप में दाखिला लिया, जहां उन्होंने पहले ही जैज और टैप डांस में रात की कक्षाएं ले ली थीं। 16, 15, 17 नृत्य में करियर बनाने के लिए कॉलेज छोड़ने के उसके फैसले से उसके माता-पिता नाखुश थे। लोपेज के अनुसार उसके माता-पिता को लगा कि यह मूर्खतापूर्ण है क्योंकि किसी लैटिना ने ऐसा नहीं किया। 19 उसकी मां ने उसे पारिवारिक घर से बाहर चले जाने के लिए कहा और उन्होंने 8 महीने तक बातचीत करना बंद कर दिया। 22, 27 लोपेज मैनहट्टन चले गए और पहले कुछ महीनों तक डांस स्टूडियो के कार्यालय में सोए। 16, 15, 17 आजीविका 1989 से 1996 पेशेवर नृत्य और प्रारंभिक अभिनय भूमिकाएं। लोपेज की पहली पेशेवर नौकरी 1989 में आई जब उन्होंने ब्रॉडवे के म्यूजिकल रिव्यू शो गोल्डन म्यूजिकल्स के साथ यूरोप का दौरा करते हुए 5 महीने बिताए। वह कोरस की एकमात्र सदस्य होने के कारण परेशान थी जिसके पास एकल गीत नहीं था, और बाद में उसने इसे एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में वर्णित किया जहां उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी और अधिक प्रतिबद्ध होना पड़ा। 28, 29, 1990 में उन्होंने यो के एक एपिसोड में एमसी हैमर के साथ नृत्य किया। एमटीवी रैप्स 30 और सिंक्रोनिसिटी में कोरस सदस्य के रूप में 4 महीने तक जापान की यात्रा की। 17 जब वह संयुक्त राज्य अमेरिका लौटीं तो उन्हें 1991 के अमेरिकी संगीत पुरस्कारों में न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक के गेम्स प्रदर्शन के लिए एक बैकअप डांसर के रूप में काम पर रखा गया था। 31 उन्होंने संगीत में जीसस क्राइस्ट सुपरस्टार और ओक्लाहोमा की क्षेत्रीय प्रस्तुतियों के साथ अमेरिका की यात्रा भी की। 32 इस अवधि के दौरान लोपेज ने डॉग ई फ्रेश के समर टाइम, रिचर्ड रोजर्स के कैंट स्टॉप लविंग यू, ईपीएमडी के रैम्पेज 33 और सामंथा फॉक्स सहित संगीत वीडियो में भी नृत्य किया। मुझे चोट पहुंचाओ, मुझे चोट पहुंचाओ, लेकिन पैंट चालू रहे। 34 लोपेज ने कहा, मैं $50 के लिए कूड़े के टुकड़े वाले रैप या पॉप वीडियो में नृत्य करूंगा और पूरे महीने पैसे कमाऊंगा। 35 एक पेशेवर डांसर के रूप में उनकी सबसे हाई प्रोफाइल नौकरी स्केच कॉमेडी टेलीविजन श्रृंखला इन लिविंग कलर में फ्लाई गर्ल जैजफंक डांसर के रूप में थी। शो की कोरियोग्राफर रोजी पेरेज ने कहा कि उन्होंने लोपेज को इसलिए चुना क्योंकि उनके पास वह लुक था जिसे मैं जानती थी कि दर्शक देखेंगे। 36 लोपेज नौकरी के लिए 1991 के अंत में लॉस एंजल्स चली गईं। उन्होंने दिन में इन लिविंग कलर को फिल्माया और रात में आरोन स्पाइसर द्वारा सिखाए गए अभिनय वर्गों में भाग लिया। 17 लोपेज को उनकी कामुक आकृति के कारण अन्य फ्लाई गर्ल्स द्वारा बहिष्कृत महसूस हुआ और पेरेज के साथ उनका टकराव भी हुआ। 36 वर्जिन रिकॉर्ड्स के प्रमुख ने स्पाइस गर्ल्स को टक्कर देने के लिए द फ्लाई गर्ल्स को एक लड़की समूह के रूप में साइन करने पर विचार किया। 29 1993 के अंत में उन्हें जैक्सन के साथ जेनेट वर्ल्ड टूर पर जाना था, लेकिन उन्होंने इसके बजाय अभिनय करियर को आगे बढ़ाने का विकल्प चुना। 37 लोपेज ने इन लिविंग कलर के निर्माता एरिक गोल्ड को अपना मैनेजर नियुक्त किया। उन्होंने लोपेज को सलाह दी कि अगर वह अभिनेत्री के रूप में सफल होना चाहती हैं तो उन्हें अपना वजन कम करना चाहिए। 38 लोपेज की पहली पेशेवर अभिनय नौकरी टेलीविजन शो साउथ सेंट्रल 1994 में एक छोटी सी आवर्ती भूमिका थी। उन्हें एक कास्टिंग डायरेक्टर द्वारा पायलट के ऑडिशन के लिए आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने उन्हें लिविंग कलर सेगमेंट में पर्दे के पीछे के दौरान कैमरे से बात करते हुए देखा था। 17 इसके बाद उन्होंने एक एजेंट हासिल किया और उन्हें सीबीएस शो सेकेंड चांस में कास्ट किया गया। श्रृंखला तुरंत रद्द कर दी गई, लेकिन दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें इसके स्पिन-ऑफ होटल मालिबू में लिया गया। 39 इसके बाद वह टेलीविजन फिल्म लॉस्ट इन द वाइल्ड 1993 में दिखाई दी। 40 ग्रेगोरी नवा के 1995 के नाटक मी फमिलिया में अपनी पहली प्रमुख फिल्म भूमिका के लिए लोपेज को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 41 इसके बाद उन्होंने एक्शन कॉमेडी मनी ट्रेन 1995 में अभिनय किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, हालांकि उनके प्रदर्शन की सकारात्मक समीक्षा की गई। 42 जिसके कारण उन्हें हॉलीवुड में और अधिक पहचान मिली। 43
1996 में लोपेज ने कॉमेडी जैक में रॉबिन विलियम्स के साथ एक सहायक भूमिका निभाई थी, जिसमें निर्देशक फ्रांसिस फोर्ड कोपोला ने एम.आई. फैमिलिया में उनके प्रदर्शन को देखने के बाद उन्हें कास्ट किया था। 42 उन्होंने अगली बार नियोनोयर थ्रिलर ब्लड एंड वाइन 1996 में जैक निकोलसन के साथ अभिनय किया, जहां वैरायटी के डेविड रूनी ने महसूस किया कि उन्होंने चरित्र के सुलगते और भावपूर्ण पक्षों को जुगाड़ से पेश किया। 1997 से 1999 सेलेना के साथ निर्णायक और 6 पर बायोपिक सेलेना 1997 में गायिका सेलेना क्विंटानिला पेरेज की भूमिका के साथ लोपेज $1 मिलियन कमाने वाली पहली लैटिना अभिनेत्री बन गईं। उन्होंने फिल्म के लिए अपने वेतन को दुनिया के लिए एक बयान के रूप में वर्णित किया। 45 लेकिन निराशा व्यक्त की कि अन्य लैटिना अभिनेताओं को समान अवसर नहीं दिए जा रहे थे। 46 पहले फिल्म के निर्देशक ग्रेगरी नवा के साथ एम.आई. फैमिलिया पर काम करने के बावजूद लोपेज ने एक गहन ऑडिशन प्रक्रिया में भाग लिया और फिल्मांकन शुरू होने से पहले कॉर्पस क्रिस्टी, टेक्सास में दिवंगत गायक के परिवार के साथ समय बिताया। 47-48 सेलेना बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और लोपेज के प्रदर्शन को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 49-50 शिकागो सनटाइम्स के रोजर एबर्ट ने इसे स्टार बनाने वाला प्रदर्शन बताया और लिखा, 1 लाख प्रशंसकों के सामने प्रभावशाली दिखने के लिए उनमें स्टार उपस्थिति है। 51 लोपेज को प्रदर्शन के लिए अपना पहला गोल्डन ग्लोब नामांकन प्राप्त हुआ। नवा ने वार्नर ब्रदर्स के प्रमुखों से लोपेज के लिए अकादमी पुरस्कार अभियान के लिए धन देने को कहा, लेकिन उन्हें बताया गया कि अकादमी कभी भी किसी लैटिना को नामांकित नहीं करेगी। 52 बाद में 1997 में लोपेज ने हॉरर फिल्म एनाकोंडा में आइस क्यूब के साथ अभिनय किया, जिसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 53 वैरायटी के जो लेडन ने फिल्म को मूर्खतापूर्ण पाया, लेकिन कहा कि यह थोड़ा श्रेय की हकदार है क्योंकि यह अपनी तरह की पहली फिल्म है जिसमें एक लैटिना और एक अफ्रीकी अमेरिकी सितारे हैं। 54 अपराध फिल्म यू टर्न 1997 में 55 लोपेज एक सेक्स सीन में टॉपलेस दिखाई दी, जिसे फिल्मांकन के दौरान निर्देशक ओलिवर स्टोन ने जोड़ा था। 2003 में बोलते हुए लोपेज ने कहा कि यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे मैं करना चाहती, और वह और स्टोन इस पर लड़े। सेट पर अकेली महिला होना कठिन है। 17 लोपेज ने क्राइम कापर आउट ऑफ साइट 1998 में जॉर्ज क्लूनी के साथ अभिनय किया, जो इसी नाम के एल्मोर लियोनार्ड उपन्यास का स्टीवन सोडरबर्ग का रूपांतरण था। 56 एक डिप्टी फेडरल मार्शल की भूमिका में, जो एक आकर्षक अपराधी के प्यार में पड़ जाती है, उसने अपने प्रदर्शन के लिए बहुत प्रशंसा हासिल की। 57-58 न्यूयॉर्क टाइम्स की जेनेट मैस्लिन ने इसे अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म भूमिका के रूप में वर्णित किया है, और वह इसमें आकर्षकता और धैर्य दोनों लाती है। अगर कड़ी मेहनत करने वाले पिस्तौल से भरे बम की कल्पना करना कठिन होता पेज, यहाँ इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। 59 लॉस एंजल्स टाइम्स के तुरान ने लोपेज को एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में वर्णित किया जो पूरी तरह से सख्त और बेहद कामुक हो सकती है, और कहा कि फिल्म ने एक महिला के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया है, जिसके इर्दगिर्द आप आत्मविश्वास से एक फिल्म बना सकते हैं। 60 2021 में द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने लोपेज और क्लूनी की साझेदारी को सिनेमा इतिहास में ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक बताया। 61 इसके अलावा 1998 में लोपेज ने एनिमेटेड फिल्म एंच में एजटेका की आवाज दी। 57 और कोका-कोला और लोरियल के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनकर उत्पाद समर्थन में कदम रखा। 63 लोपेज ने सेलेना पर काम करने के बाद संगीत में अपना करियर बनाने का फैसला किया, यह महसूस करते हुए कि वह मंच के उत्साह से चूक गई थीं। 29 उनके नए प्रबंधक बेनी मेडिना ने उन्हें एक ब्रांड नाम के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जो सभी मीडिया में छा जाएगा। 29 लोपेज, जो वास्तव में अपनी लैटिन जड़ों को महसूस कर रही थी। 64 ने संभावित लेबलों के बीच प्रसार के लिए एक स्पेनिश भाषा का डेमो रिकॉर्ड किया। लोपेज के एक हाई प्रोफाइल व्यक्तित्व होने के कारण एक बोली युद्ध शुरू हो गया। 65 सोनी म्यूजिक के वर्क ग्रुप के प्रमुख टॉमी मोटोला ने उन्हें साइन किया, लेकिन सुझाव दिया कि वह इसके बजाय अंग्रेजी में गाएं। 66 सोनी के साथ उनके रिकॉर्ड सौदे को आकर्षक बताया गया, जिसमें कैपिटल रिकॉर्ड्स और EMI लैटिन के अन्य प्रस्तावों को पीछे छोड़ दिया गया। 67 जब लोपेज ने अपने पहले एल्बम पर काम किया तो सोनी ने उन्हें अन्य हाई प्रोफाइल मनोरंजनकर्ताओं के साथ प्रदर्शित करने के लिए
एक बड़ा धक्का शुरू किया, जिसके कारण उन्हें सीन कॉम्स संगीत वीडियो बीन अराउंड द वर्ल्ड 1997 में प्रदर्शित किया गया। 65 उनका पहला एल्बम ऑन द 1999, जिसका नाम 6 सबवे लाइन के नाम पर रखा गया था, जो ब्रोंक्स में उनके बचपन के घर को मैनहट्टन से जोड़ता था, 68 को सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने उनकी सार्वजनिक प्रोफाइल को और आगे बढ़ाया। 69 एल्बम सफल रहा और लोपेज का पहला एकल इफ यू हैड माई लव लगातार 5 हफ्तों तक यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर रहा। 1 और एकल वेटिंग फॉर टुनाइट नंबर पर पहुंच गया। 8 और नई सहस्राब्दी के लिए एक उत्सव गान बन गया। 70 एल्बम के अन्य एकल में लेट्स गेट लाउड शामिल है, जो लोपेज के हस्ताक्षरित गीतों में से एक बन गया, और नो मी एम्स, जो भावी पति मार्क एंथोनी के साथ एक युगल गीत है। 4 जुलाई 1999 में उन्होंने 1999 फीफा महिला विश्व कप समापन समारोह में इफ यू हैड माई लव और लेट्स गेट लाउड का प्रदर्शन किया। इसे दुनिया भर में 1 अरब से अधिक दर्शकों ने देखा, जिससे लोपेज के संगीत करियर को बड़े अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के सामने उजागर किया गया। 71 2000 से 2002 अंतर्राष्ट्रीय सफलता। फरवरी 2000 में लोपेज और तत्कालीन प्रेमी शॉन कॉम्स ने ग्रैमी अवार्ड्स में भाग लिया, जिसमें लोपेज ने एक गहरे हरे रंग की वर्साचे रेशम शिफॉन पोशाक पहनी थी। 72 पोशाक ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया और गूगल के इतिहास में सबसे लोकप्रिय खोज क्वेरी बन गई, जिससे गूगल इमेजेस का निर्माण हुआ। 73 जबकि लोपेज के एल्बम और मूवी टिकट की बिक्री में वृद्धि हुई। 74 उस वर्ष के अंत में लोपेज ने मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द सेल में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें $4 मिलियन का वेतन मिला। 69 फिल्म, जिसमें लोपेज ने एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका निभाई थी, जो एक हत्यारे के दिमाग में प्रवेश करने के लिए कट्टरपंथी प्रयोगात्मक चिकित्सा का उपयोग करता है, को मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 75 लोपेज जनवरी 2001 में अपने दूसरे एल्बम जेलो और रोमांटिक कॉमेडी द वेडिंग प्लानर की रिलीज के साथ नंबर 1 फिल्म और एल्बम एक साथ पाने वाली पहली महिला बनी, जिसमें उनके सहकलाकार मैथ्यू मैककोनागी थे। 76 वेडिंग प्लानर को अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 77 द विलेज वॉइस की जेसिका विंटर ने पाया कि फिल्म में लोपेज को गलत तरीके से बटन डाउन ब्रह्मचारी महिला के रूप में दिखाया गया है। 78 लोपेज ने अपने एल्बम का शीर्षक जेलो उपनाम के नाम पर रखा, जिसे उनके प्रशंसक और मीडिया तेजी से इसी नाम से संदर्भित कर रहे थे। उन्होंने जेलो को अपने स्टेज नेम के रूप में भी अपनाया। 79 जेलो को आलोचकों से ध्रुवीकृत समीक्षाएं मिलीं, लेकिन यह उनके करियर का सबसे सफल एल्बम बन गया, जिसकी दुनिया भर में 12 मिलियन प्रतियां बिकीं। 80 इसमें एकल लव डोंट कॉस्ट ए थिंग शामिल है, जो विभिन्न देशों में नंबर 1 पर पहुंच गया। 4 आई एम रियल, जिसमें जा रूल शामिल है, जो बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष पर पहुंच गया। 81 क्या यह मजेदार नहीं है, और चलाए। एल्बम के समर्थन में लोपेज ने प्यूर्टो रिको में 2 कॉन्सर्ट रेजिडेंसी का प्रदर्शन किया, जिसे बाद में नवंबर 2001 में एनबीसी विशेष जेनिफर लोपेज इन कॉन्सर्ट के रूप में प्रसारित किया गया। लगभग 12 मिलियन दर्शकों के साथ यह संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले विशेष संगीत कार्यक्रमों में से एक था। 82 2001 के अन्य कार्यों में लोपेज ने अपना पहला व्यावसायिक उद्यम जेनिफर लोपेज की क्लोथिंग लाइन जेलो लॉन्च किया। लाइन ने सभी आकार की महिलाओं को ध्यान में रखा, क्योंकि लोपेज को लगा कि फैशन उद्योग में कामुक महिला को लगभग नजरअंदाज कर दिया गया था। 79 उन्होंने मैनेजर बेनी मदीना के साथ अपनी प्रोडक्शन कंपनी न्यूयॉर्कन प्रोडक्शंस की भी स्थापना की। उनकी अगली फिल्म रोमांटिक ड्रामा एंजेल आइज थी, जिसमें जिम कैविजेल ने अभिनय किया था। 83 लोपेज के प्रदर्शन की अच्छी समीक्षा की गई। 84 85 हालांकि फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से निराशाजनक थी। 86 वह एल्विस प्रेस्ली की विवा लास वेगास की रीमेक में रिकी मार्टिन के साथ अभिनय करने वाली थीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 87 एक समय था जब मैं बहुत ज्यादा काम करता था और मैं संगीत और फिल्में और बहुत सी चीजें कर रहा था। मैं नींद की कमी से पीड़ित था। मैं ऐसा था, मैं हिलना नहीं चाहता, मैं बात नहीं करना चाहता, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। यह उस फिल्म इनफ पर था। मैं एक नर्वस ब्रेकडाउन में था। लोपेज अपनी प्रसिद्धि की ऊंचाई पर चर्चा करते हुए। 88 लोपेज ने 2002 में 2 एल्बम जारी किए। पहला था जे2 था एलो।
द रीमिक्स, जो बिलबोर्ड 200 पर नंबर 1 पर पहुंचने वाला इतिहास का पहला रीमिक्स एल्बम बन गया। 89, इसके एकल में आइंट इट फनी, मर्डर रीमिक्स और आई एम गोना बी ऑलराइट शामिल थे, जो पहुंचे बिलबोर्ड हॉट 100 पर क्रमशः नंबर 1 और 10। 5, लोपेज का तीसरा स्टूडियो एल्बम दिस इज मी फिर 2002 के अंत में रिलीज हुआ था और यह तत्कालीन मंगेतर बेन एफ्लेक के साथ उनके रिश्ते से काफी प्रभावित था। इसे मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षाएं मिलीं। बिलबोर्ड के माइकल पाओलेटा ने एल्बम में एक कलाकार और सुरसंगीतकार के रूप में उनके द्वारा प्रकट की गई उल्लेखनीय वृद्धि का उल्लेख किया। 90, जबकि जॉन कैरामेनिका ने इसे आज के पॉप चार्ट पर सबसे कम दिलचस्प संगीत कहा। 91, यह एल्बम व्यावसायिक रूप से सफल रहा और इसने उनके करियर के शुरुआती सप्ताह में सबसे अधिक बिक्री हासिल की। एल्बम का मुख्य एकल जेनी फ्रॉम द ब्लॉक, जो बिलबोर्ड हॉट 100 पर तीसरे नंबर पर था, को इस धारणा की प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया कि लोपेज ने अपने मुख्य प्रशंसक आधार काले और हिस्पैनिक हिप हॉप समुदाय को अलग कर दिया था। 92, इस एल्बम ने नंबर 1 एकल ऑल आई है को भी जन्म दिया। लोपेज ने थ्रिलर इनफ 2002 में एक दुर्व्यवहार करने वाली पत्नी की भूमिका निभाई जो वापस लड़ती है, एक ऐसी भूमिका जिसके लिए उसे क्राव मागा सीखना पड़ा। 86, 93, अत्यधिक काम के बोझ से दबे लोपेज को 2001 में इसकी शूटिंग के दौरान नर्वस ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा। 88, फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली। 86, शिकागो सनटाइम्स के एबर्ट को लगा कि यह कठिन सामग्री है और जेनिफर लोपेज जैसी अभिनेत्री को इस परियोजना में शामिल देखकर आश्चर्यचकित थे। 94, उनकी अगली फिल्म रोमांटिक कॉमेडी मेड इन मैनहट्टन 2002 थी, जिसमें लोपेज ने ब्रोंक्स की एक नौकरानी और एकल मां के रूप में राल्फ फिएनेस के साथ अभिनय किया। 95, यह उनके करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 96, मैनहट्टन में मेड की समीक्षा करते हुए द न्यूयॉर्क टाइम्स के एओ स्कॉट ने एक रोमांटिक लीड के रूप में लोपेज का आनंद लिया और कहा कि एक अभिनेत्री के रूप में उनका सबसे बड़ा कौशल उनके द्वारा पहने गए संयम के कठोर खोल को तोड़ने के बिना पिघलने की उनकी क्षमता थी। 97, 2002 के व्यापारिक उपक्रमों में लोपेज ने लैटिन व्यंजन परोसने वाला लॉस एंजिल्स रेस्तरां मैड्रेज खोला। 98, और अपनी पहली खुशबू ग्लो बाय जेलो जारी की। यह अमेरिका में सबसे अधिक बिकने वाली सुगंध बन गई। 99, 2003 से 2009 मीडिया जांच और करियर में मंदी। लोपेज 2004 में एमटीवी वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में पहुंचे। लोपेज 2003 में बेन एफ्लेक के साथ अपने सार्वजनिक संबंधों और एक मांगलिक दिवा के रूप में उनके टैब्लॉइड चित्रण के कारण व्यापक मीडिया आलोचना का विषय बन गईं। 100, उन्होंने 2003 के मध्य में अपने निजी प्रबंधक बेनी मदीना और अपने प्रचारक दोनों को निकाल दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि फिल्म अधिकारी लोपेज के साथ अपने संचार को मदीना के माध्यम से बड़े पैमाने पर फिल्टर किए जाने से निराश हो गए थे। 101, उस वर्ष लोपेज ने रोमांटिक कॉमेडी गिगली में अफ्लेक के साथ अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई और इसे अब तक की सबसे खराब फिल्मों में से एक माना जाता है। 96, 102, 103, द ऑब्जर्वर के रेक्स रीड ने मुख्य अभिनेताओं की आलोचना करते हुए उन्हें शिल्प और प्रतिभा दोनों में दयनीय रूप से अक्षम कहा। 104, रोजर एबर्ट इस बात से सहमत थे कि फिल्म काफी नहीं चलती, लेकिन उन्होंने लोपेज और एफ्लेक को अपने प्रदर्शन में आकर्षक पाया और युगल की केमिस्ट्री पर ध्यान दिया। 105, बाद में 2003 में उन्होंने अपनी दूसरी खुशबू स्टिल जेनिफर लोपेज जारी की और लुई वुइटन के फॉल विज्ञापन अभियान का चेहरा बन गईं। 3 वर्षों में लोपेज की पहली नाटकीय भूमिका रोमांटिक कॉमेडी द बैकअप प्लान 2010 में थी। 132, न्यूयॉर्क टाइम्स की मनोहला डार्गिस फिल्म से प्रभावित नहीं थीं और उन्होंने लोपेज को निराशाजनक बड़े स्क्रीन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एक आकर्षक स्क्रीन उपस्थिति के रूप में वर्णित किया। यह शायद उनकी पूरी गलती नहीं है। महिलाओं के लिए रोमांटिक भूमिकाएं अक्सर उनकी उत्पत्ति होती हैं। नरम या गोरा। 136, लोपेज के करियर में एक बड़ा मोड़ तब आया जब वह गायन प्रतियोगिता श्रृंखला अमेरिकन आइडल के 10वें सीजन के लिए साइमन कॉवेल की जगह जजिंग पैनल में शामिल हुईं। यह सलाह दिए जाने के बावजूद कि यह एक बहुत बड़ा जुआ था। 137, उन्होंने यह काम स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें बहुत सारी फिल्मों की पेशकश नहीं की जा रही थी। 138, 2011 में अमेरिकन आइडल में लोपेज की उपस्थिति ने उन्हें प्रसिद्धि दिला दी। 138,
फोर्ब्स की हन्ना इलियट ने इसे एक उल्लेखनीय वापसी के रूप में वर्णित करते हुए लिखा, आइडल ने उसे मानवीय बना दिया। जो दर्शक केवल ध्यान खींचने वाले सायरन को जानते थे, उनकी मुलाकात एक मेहनती, स्वनिर्मित, सहानुभूतिपूर्ण एकल मां से हुई जो प्रतियोगियों के ऐसा करने पर भावुक हो गई। ठीक है, और जब वे असफल हुए 133 लोपेज ने बाद में वह अनुभव किया जिसे बिलबोर्ड ने संगीत करियर का अब तक का सबसे प्रभावशाली रियलिटी टीवी आधारित कायाकल्प कहा। 139 आइलैंड रिकॉर्ड्स के साथ एक नए रिकॉर्डिंग अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद उनका 7वां स्टूडियो एल्बम लव 2011 की शुरुआत में रिलीज किया गया था, जबकि एल्बम स्वयं एक मध्यम व्यावसायिक सफलता थी। 128 एकल ऑन द फ्लोर एक महिला कलाकार द्वारा वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला एकल था। 140 यह बिलबोर्ड हॉट 100 पर तीसरे नंबर पर पहुंच गया और ऑल आई है के बाद मुख्य कलाकार के रूप में उनका सबसे अधिक चार्टिंग वाला एकल बन गया। 141 एल्बम ने 2 और एकल आई एम इनटू यू और पापी का निर्माण किया। 139 लगभग इसी समय लोपेज लोरियल, जिलेट वीनस, टूस और फिएट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। 133 उन्होंने कोहल्स के लिए टॉमी हिलफिगर के साथ कपड़े और घरेलू सामान की श्रृंखला जेनिफर लोपेज कलेक्शन भी लॉन्च किया। संग्रह ने अपने पहले वर्ष के दौरान अनुमानित $3 बिलियन की बिक्री अर्जित की। 137 लोपेज 2012 में अमेरिकन आइडल के 11वें सीजन के लिए जज के रूप में लौटे और कथित तौर पर $20 मिलियन की कमाई की। 133 उस वर्ष उन्होंने अपने पूर्व लेबल एपिक रिकॉर्ड्स के साथ अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए अपना सबसे बड़ा हिट एल्बम डांस अगेन द हिट्स जारी किया। 142 लोपेज, जो एंथोनी को तलाक दे रही थी और परिवार के टूटने की योजना बना रही थी, को ऐसा लगा जैसे एल्बम का एकमात्र एकल डांस अगेन परफेक्ट मोमेंट पर उसके पास आया था। 143 डांस अगेन यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 पर 17वें नंबर पर पहुंच गया। लोपेज ने 2012 के मध्य में डांस अगेन वर्ल्ड टूर लॉन्च किया, जो उनका पहला प्रमुख संगीत कार्यक्रम था। इसने प्रति शो $1 मिलियन से अधिक की कमाई की। 144 उसी वर्ष उन्होंने एक लग्जरी टी शर्ट ब्रांड टीओलॉजी भी लॉन्च किया। 145 लोपेज ने 2012 में बड़े पर्दे पर वापसी की और फिल्म व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग में कलाकारों के साथ अभिनय किया, जो इसी नाम की किताब पर आधारित है। 146 लोपेज ने एनिमेटेड फिल्म आइस एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आइस एज फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म में एक कृपाण दांत वाले बाघ शिरा को आवाज दी। 147 148 इसके अलावा 2012 में एक टैलेंट शो क्यूवीवा द चॉजेन ने लोपेज, एंथोनी और निर्देशक कोरियोग्राफर जेमी किंग का अनुसरण किया जब उन्होंने लास वेगास शो के लिए नई प्रतिभा खोजने के लिए लैटिन अमेरिका के 21 देशों की यात्रा की। 149 2013 में लोपेज ने क्राइम थ्रिलर पार्कर में जेसन स्टैथम के साथ अभिनय किया, जिसमें उन्होंने लेस्ली की भूमिका निभाई। उनके प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षा मिली। शिकागो ट्रिब्यून ने लोपेज को नाटकीय, रोमांटिक, मजाकिया, उदास, उत्साहपूर्ण और हिंसक होने का अवसर देने के लिए भूमिका की सराहना की। दर्शक हर तरह से उनके साथ रहते हैं। 150 उस वर्ष लोपेज ने एकल लिव इट अप जारी किया, मोबाइल फोन खुदरा ब्रांड विवा मोबिल की स्थापना की। 151 और उन्हें नोवोटीवी का मुख्य रचनात्मक अधिकारी नामित किया गया। 152 153 उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला द फोस्टर्स 2013 से 2018 के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया, जो एक समलैंगिक जोड़े के परिवार बढ़ाने के बारे में एक शो था। लोपेज की श्रृंखला में काम करने की इच्छा उनकी दिवंगत चाची द्वारा प्रेरित थी, जो समलैंगिक थीं। 154 2014 में 25वें ग्लाड मीडिया अवार्ड्स में लोपेज एक सीजन की अनुपस्थिति के बाद लोपेज अपने 13वें सीजन के लिए अमेरिकन आइडल में लौट आए और कथित तौर पर $17.5 मिलियन की कमाई की। 155 उनका 8वां स्टूडियो एल्बम एके 2014 के मध्य में कैपिटल रिकॉर्ड्स के माध्यम से जारी किया गया था, जिसकी बिक्री में कमी देखी गई और यह अमेरिका में उनका सबसे कम बिकने वाला एल्बम बन गया। 156 एल्बम ने 3 एकल बनाए, आई लूह या पापी, जिसमें फ्रेंच मोंटाना, फर्स्ट लव और बूटी, जिसमें इग्गी अजालिया शामिल थे। वे बिलबोर्ड हॉट 100 पर क्रमशः 77, 87 और 18वें स्थान पर पहुंच गए। उसी वर्ष
लोपेज ने पिटबुल और क्लाउडिया लेइटे के साथ 2014 फीफा विश्व कप के लिए आधिकारिक गीत VR1 ओले ओला जारी किया। लोपेज ने गहनों की एक श्रृंखला पर एंडलेस ज्वेलरी के साथ साझेदारी की, 157 और एक किताब ट्रू लव जारी की जो न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्टसेलर बन गई। 158 2015 में द बॉय नेक्स्ट डोर की रिलीज देखी गई जो एक कामुक थ्रिलर थी जिसे लोपेज ने सहनिर्मित किया और एक हाई स्कूल शिक्षक के रूप में अभिनय किया जो एक छात्र के साथ जुड़ जाता है जो अंततः उसके प्रति उसके खतरनाक जुनून की ओर ले जाता है। 159 फिल्म को समीक्षकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। 160 इसके बावजूद मॉन्स्टर इन लॉ के बाद यह किसी लाइव एक्शन फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर उनकी सबसे सफल शुरुआत बन गई। 161 162 लोपेज ने एनिमेटेड फीचर होम में एक आवाज की भूमिका निभाई थी और फिल्म के आधिकारिक साउंड ट्रैक में एकल फील द लाइट का योगदान दिया था। 163 164 उन्होंने वियोला डेविस के साथ स्वतंत्र ड्रामा फिल्म लीला एंड ईव में भी अभिनय किया। 165 2016 से 2021 टेलीविजन कार्य हसलर्स और सुपर बाउल LIV। जनवरी 2016 में लोपेज ने लास वेगास में प्लैनेट हॉलीवुड के जैपोस थिएटर में एक कॉन्सर्ट रेजिडेंसी शो ऑल आई है शुरू किया। 166 3 साल के दौरान उन्होंने 120 शो किए और टिकटों की बिक्री से $100 मिलियन से अधिक की कमाई की। 167 168 रेजिडेंसी की शुरुआत में लोपेज ने अपने पूर्व लेबल एपिक रिकॉर्ड्स के साथ एक मल्टी एल्बम समझौते पर हस्ताक्षर किए। 169 और 2010 के दशक के दौरान उनके सबसे सफल एकल में से एक इज नॉट योर मामा रिलीज किया। 170 इसके अलावा 2016 में उन्होंने NBC की क्राइम ड्रामा सीरीज शेड्स ऑफ ब्लू में अभिनय करना शुरू किया जिसका उन्होंने कार्यकारी निर्माण भी किया। उन्होंने एक अकेली मां और पुलिस जासूस हार्ले सैंटोस की भूमिका निभाई जो अपने ही दस्ते की जांच के लिए FBI के लिए गुप्त रूप से जाती है। 171 श्रृंखला के प्रीमियर ने NBC को 7 वर्षों में गुरुवार को सबसे ज्यादा देखी जाने वाली प्रस्तुति दी। 172 रे लियोटा के साथ अभिनीत लोपेज के प्रदर्शन को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 173 174 उस वर्ष उन्होंने एनिमेटेड फिल्म आइस एज कोलिजन कोर्स 2016 में शिरा के रूप में अपनी आवाज की भूमिका भी दोहराई। 175 और ग्यूसेप जनो के सहयोग से जूते और गहनों का एक कैप्सूल संग्रह डिजाइन किया। 176 लोपेज NBC की नृत्य प्रतियोगिता श्रृंखला वर्ल्ड ऑफ डांस में कार्यकारी निर्माता और जज थीं। 177 जो मई 2017 के प्रीमियर पर रेटिंग में सफल रही। 178 179 उस वर्ष लोपेज ने एकल नीतू नियो और अमोर 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 रिलीज किए जिन्हें उनके दूसरे स्पेनिश भाषा एल्बम पोर प्राइमेरा वेज में शामिल करने का इरादा था। 127 180 जिसे अंततः बंद कर दिया गया। 2017 के अंत में उन्हें कपड़ों की कंपनी गेस का नया चेहरा घोषित किया गया जो कंपनी के इतिहास में सबसे उम्रदराज प्रवक्ता बन गईं। 181 2018 में लोपेज ने स्पेनिश और स्पैंग्लिश एकल की एक श्रृंखला जारी की से अकाबो एल अमोर एल एनिलो डिनेरो जिसमें डीजे खालिद और कार्डी बी और बैड बनी के साथ ते गुस्टे शामिल थे। फोर्ब्स ने नोट किया कि गाने क्रॉसओवर मुख्यधारा के स्तर पर पूरी तरह से जुड़ने में असमर्थ थे लेकिन US आधारित लैटिन चार्ट पर अधिक सफल थे। उनमें से लगभग सभी बिलबोर्ड लैटिन एयरप्ले चार्ट पर नंबर 1 पर पहुंच गए। 182 इंगलोट कॉस्मेटिक्स के सहयोग से उन्होंने एक सीमित संस्करण मेकअप संग्रह लॉन्च किया। 183 बाद में उन्होंने पीटर सेगल द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म सेकेंड एक्ट 2018 में अभिनय किया और कार्यकारी निर्माता बनी। 184 उन्होंने इसके साउंड ट्रैक के लिए एकल लिमिटलेस भी रिकॉर्ड किया। 185 सेकेंड एक्ट को समीक्षकों से मिलीजुली समीक्षा मिली। 186 लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और नाटकीय प्रदर्शन के दौरान $72.3 मिलियन की कमाई की। 187 लोपेज ने जुलाई 2019 में अपने इट्स माई पार्टी टूर के दौरान प्रदर्शन किया। 2019 की पहली छमाही में लोपेज ने अपना 50वां जन्मदिन मनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम इट्स माई पार्टी की शुरुआत की। इस दौरे ने 38 शो से अनुमानित $54.7 मिलियन की कमाई की। वैरायटी ने बताया कि अधिकांश शो बिक गए। 188
उन्होंने नए लेबल हिट को एंटरटेनमेंट के साथ भी अनुबंध किया और फ्रेंच मोंटाना पर आधारित एकल मेडिसिन जारी किया। 189 2019 की अन्य गतिविधियों में वह कोच ब्रांड का वैश्विक चेहरा बन गईं। 190 ब्रांड क्वे ऑस्ट्रेलिया के साथ धूप के चश्मे का एक संग्रह लॉन्च किया। 191 और मिलान फैशन वीक में अपनी ग्रीन वर्साचे पोशाक का एक अद्यतन संस्करण तैयार किया। वह 2 टेलीविजन श्रृंखलाओं गुड ट्रबल और थैंक्स अ मिलियन की कार्यकारी निर्माता भी बनी। 192 लोपेज कार्यकारी ने क्राइम ड्रामा फिल्म हसलर्स 2019 का निर्माण और अभिनय किया। लोरेंस कैफारिया द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक सच्ची कहानी से प्रेरित है जो मैनहट्टन स्ट्रिपर्स के एक समूह के बारे में है जो अमीर पुरुषों को धोखा देते हैं। 193 हसलर्स में एक अनुभवी स्ट्रिपर के रूप में लोपेज के चित्रण को आलोचकों से प्रशंसा मिली। कुछ लोगों ने इसे उनके अभिनय करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना। 194 195 196 इस फिल्म ने लोपेज को एक लाइव एक्शन फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर अपना उच्चतम शुरुआती सप्ताहांत भी दिया जिसने $33.2 मिलियन की कमाई की। 197 उनके प्रदर्शन को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स, क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड्स और इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकन मिला। 198 हसलर्स की सफलता को विभिन्न मीडिया आउटलेट्स ने लोपेज की एक अभिनेत्री के रूप में वापसी के रूप में माना। 199 200 201 लोपेज 1999 से 2001 की शुरुआत तक रिकॉर्ड निर्माता और रैपर सीन कॉम्ब्स, तब पफ डैडी के नाम से जाने जाते थे, के साथ बार-बार रिश्ते में थे। 253 254 27 दिसंबर 1999 की रात को लोपेज और कॉम्ब्स टाइम्स स्क्वायर नाइट क्लब में गोलीबारी के दृश्य को छोड़ने के बाद उन्हें हथियार रखने और चोरी की संपत्ति रखने के आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया गया। लोपेज के खिलाफ आरोप 1 घंटे के भीतर हटा दिए गए। 255 जबकि कॉम्ब्स को मार्च 2001 में मुकदमे में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। 256 इसके तुरंत बाद वे अलग हो गए। 22 लोपेज ने बाद में कहा कि जबकि वह कॉम्ब्स के बारे में बहुत परवाह करती थी, उनका पागल, उथल-पुथल भरा रिश्ता हमेशा से कुछ ऐसा था जिसके बारे में मुझे पता था कि यह खत्म हो जाएगा। 257 22 सितंबर 2001 से जनवरी 2003 तक उनकी शादी उनके पूर्व बैकअप डांसर क्रिस जड़ से हुई थी। 258 जुड़ के साथ अपने तलाक को अंतिम रूप दिए जाने से पहले लोपेज 2002 के मध्य से 2004 की शुरुआत तक अभिनेता और फिल्म निर्माता बेन एफ्लेक के साथ रिश्ते में थीं। हालांकि वे पहले भी कई बार एक दूसरे के रास्ते पर आ चुके थे। 70वें अकादमी पुरस्कार और आर्मगेडन के प्रीमियर सहित 259 दोनों 1998 में। उनकी पहली बड़ी मुलाकात दिसंबर 2001 में गिगली 2003 के सेट पर हुई थी। 260 261 बाद में उन्होंने जेनी फ्रॉम द ब्लॉक के संगीत वीडियो और फिल्म जर्सी गर्ल पर एक साथ काम किया। 2004 262 263 उनका एल्बम दिस इज मी बेन एफ्लेक को समर्पित और उनसे प्रेरित था। उनके रिश्ते को बड़े पैमाने पर प्रचारित किया गया था। 264 टैब्लॉइड्स ने इस जोड़े को बेनिफर के रूप में संदर्भित किया। एक पोर्टमंट्यू वैनिटी फेयर को इस तरह का पहला टैब्लॉइड ब्रांडिंग के रूप में वर्णित किया गया। 265 नवंबर 2002 में उनकी सगाई हो गई। 266 267 लेकिन 14 सितंबर 2003 को उनकी नियोजित शादी अत्यधिक मीडिया ध्यान के कारण 4 दिनों के नोटिस के साथ स्थगित कर दी गई। 268 269 उन्होंने जनवरी 2004 में अपनी सगाई तोड़ दी। 270 वर्षों बाद लोपेज ने कहा कि मीडिया जांच से अफ्लेक की परेशानी उनके अलग होने का एक कारण थी। 22 271 और इसे उनका पहला वास्तविक दिल टूटना बताया। मुझे लगता है कि समय अलग है, चीज अलग है, कौन जानता है कि क्या हो सकता था, लेकिन वहां सच्चा प्यार था। 272 लोपेज और एंथोनी 2006 एफ्लेक के साथ अपने रिश्ते के बाद लोपेज ने साक्षात्कारों में अपने निजी जीवन पर चर्चा करना बंद कर दिया। 273 उन्होंने जून 2004 से जून 2014 तक गायक मार्क एंथोनी से शादी की थी। 274 275 उन्होंने पहले भी साथ काम किया था और 1990 के दशक के अंत में कुछ महीनों के लिए डेट किया था। 22 276 उनकी शादी एफ्लेक के साथ उसके रिश्ते के अंत के 5 महीने बाद हुई थी। अपनी शादी के दौरान
उन्होंने संगीत पर सहयोग किया और एक साथ प्रदर्शन किया, साथ ही साथ एल कैंटेंटे 2006 में सहाभिनय भी किया। 277 लोपेज ने फरवरी 2008 में लॉन्ग आइलैंड पर एक लड़के और एक लड़की जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। 278 279 लोगों ने जुड़वा बच्चों की पहली तस्वीरों के लिए कथित तौर पर 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया। 281 उन्होंने जुलाई 2011 में अपने अलगाव की घोषणा की। एंथनी ने अप्रैल 2012 में तलाक के लिए अर्जी दी। 282 और जून 2014 में इसे अंतिम रूप दिया गया। लोपेज ने दोनों बच्चों की प्राथमिक शारीरिक हिरासत बरकरार रखी। 283 लोपेज कभी-कभी एमए के साथ प्रदर्शन करते हैं। 284 अक्टूबर 2011 से अगस्त 2016 तक लोपेज का अपने पूर्व बैकअप डांसर कैस्पर स्मार्ट के साथ बार-बार रिश्ता रहा। 285 286 उन्होंने फरवरी 2017 से 2021 की शुरुआत तक न्यूयॉर्क यांकीज बेसबॉल खिलाड़ी एलेक्स रोड्रिग्ज को डेट किया। 287 288 109 मार्च 2019 में उनकी सगाई हुई। 289 लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण उन्होंने अपनी शादी 2 बार स्थगित कर दी। अपने रिश्ते की स्थिति के बारे में अखबारों की अटकलों के जवाब में उन्होंने मार्च 2021 में एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि वे कुछ चीजों पर काम कर रहे थे। 290 उन्होंने अप्रैल 2021 में अपने रिश्ते की समाप्ति की घोषणा की। 291 अप्रैल 2021 में लोपेज और एफ्लेक के फिर से डेटिंग करने की सूचना मिली। 292 लोपेज ने जुलाई में सार्वजनिक रूप से अपने फिर से रिश्ते की पुष्टि की। 293 अप्रैल 2022 में लोपेज ने पहले प्रस्ताव के 20 साल बाद अपनी दूसरी सगाई की घोषणा की। 294 उनकी शादी 16 जुलाई 2022 को लास वेगास में हुई थी। 295 और अगले महीने परिवार और दोस्तों के लिए शादी का जश्न मनाया गया। 296 11 सितंबर के हमलों के बाद लोपेज धर्मार्थ गतिविधियों में बड़े पैमाने पर शामिल हो गया था। अन्य कलाकारों के साथ जुड़कर उन्हें व्हाट्स गोइंग ऑन और एल अल्टीमो एडियोस द लास्ट गुडबाय जैसे धर्मार्थ एकल में दिखाया गया, जिससे त्रासदी से प्रभावित लोगों को लाभ हुआ। 298 299 फरवरी 2007 में लोपेज को बॉर्डरटाउन में उनके काम के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा आर्टिस्ट फॉर एमनेस्टी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसने सिउदाद जुआरेज में सैकड़ों नारी हत्याओं पर प्रकाश डाला था। लोपेज ने इसे मानवता के खिलाफ दुनिया के सबसे चौंकाने वाले और परेशान करने वाले कम रिपोर्ट किए गए अपराधों में से एक बताया। 301 उस वर्ष लोपेज और एंथोनी के सहप्रमुख उत्तरी अमेरिकी कॉन्सर्ट टूर में बेचे गए प्रत्येक टिकट से $1, जिसने अनुमानित $10 मिलियन की कमाई की, रन फॉर समथिंग बेटर कार्यक्रम को दान कर दिया गया, जो बचपन के मोटापे से लड़ता है। 302 303 लोपेज लंबे समय से चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल लॉस एंजल्स के समर्थक रहे हैं। उनका एल्बम रीबर्थ 2005 पेगे पीटरसन को समर्पित है। 304 एक 11 वर्षीय कैंसर रोगी जिससे अस्पताल में उसकी दोस्ती हुई थी, जिसकी 2004 में मृत्यु हो गई थी। लोपेज ने कहा कि उसे दान करना पसंद नहीं है, सार्वजनिक रूप से काम करें। आप इसके लिए ऐसा नहीं करते हैं। 305 2009 में लोपेज ने अपनी बहन लिंडा के साथ लोपेज फैमिली फाउंडेशन, मूल रूप से मैरीबेल फाउंडेशन के रूप में जाना जाता था, लॉन्च किया। संगठन वंचित महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल पहुंच बढ़ाने के लिए काम करता है, जिसमें चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल लॉस एंजल्स के साथ साझेदारी में टेलीमेडिसिन कार्यक्रम भी शामिल है। फाउंडेशन ने पनामा और प्यूर्टो रिको में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की सुविधा प्रदान की है और ब्रोंक्स में मोंटेफियोर मेडिकल सेंटर में एक स्वस्थ बचपन केंद्र बनाया है। 306 307 दिसंबर 2012 में लोपेज ने अपने 3 पसंदीदा चैरिटी को लाभ पहुंचाने के लिए एक चैरिटी अभियान चलाया, ग्लोरिया वाइज बॉयज एंड गर्ल्स क्लब, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लॉस एंजल्स और अमेरिकन रेड क्रॉस, जिसका लाभ मुख्य रूप से तूफान सैंडी के पीड़ितों को मिला। 308 मई 2015 में वह चिल्ड्रंस मिरेकल नेटवर्क हॉस्पिटल्स और बीसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल फाउंडेशन BCCHF की पहली सेलिब्रिटी प्रवक्ता बनी, जो पुट योर मनी वेयर द मिरेकल आर नामक अभियान में दिखाई दी। 309 उस सितंबर में वह संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन में लड़कियों और महिलाओं के लिए पहली वैश्विक अधिवक्ता बनी। 310
इस भूमिका में उन्हें मातृ स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम, शिक्षा और महिलाओं के खिलाफ हिंसा सहित मुद्दों के समाधान के लिए कार्रवाई करते हुए देखा जाता है। 311 सितंबर 2017 में तूफान इरमा और तूफान मारिया के बाद लोपेज ने प्यूर्टो रिको के लिए मानवीय सहायता के लिए अपने लास वेगास निवास की आय से $1 मिलियन का दान दिया। 313 मार्क एंथोनी के साथ उन्होंने सोमोस ऊना वोज अंग्रेजी VR1 वॉइस नामक एक मानवीय राहत अभियान शुरू किया, जो तूफान मारिया से प्रभावित क्षेत्रों में आपूर्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न मशहूर हस्तियों द्वारा समर्थित एक प्रयास था। 314 लोपेज और एंथोनी ने आपदा राहत के लिए एक बाद का संगीत कार्यक्रम और टेलीथॉन प्रस्तुत किया, वन वॉयस सोमोस लाइव, जिसने $35 मिलियन से अधिक जुटाए। 315 वह लिन-मैनुअल मिरांडा के चैरिटी सिंगल ऑलमोस्ट लाइक प्रेयरिंग में प्रदर्शित विभिन्न कलाकारों में से एक थीं, जिससे प्यूर्टो रिको को लाभ होता है। 316 2021 तक लोपेज नियमित रूप से दान और समर्थन देना जारी रखता है। 317 सितंबर 2021 में उन्होंने अपना स्वयं का परोपकारी संगठन लिमिटलेस लैब्स लॉन्च किया, जो लैटिना उद्यमियों और व्यापार मालिकों को समर्थन और सशक्त बनाता है। लोपेज ने उद्यम और 10,000 लघु व्यवसाय पहल के बीच साझेदारी की घोषणा की। 318 जून 2022 में लोपेज और लिमिटलेस लैब्स ने महिलाओं के नेतृत्व वाले लैटिना व्यवसायों को $14 बिलियन के व्यावसायिक ऋण और 2030 तक 6 मिलियन घंटे की वित्तीय शिक्षा और प्रशिक्षण के साथ सशक्त बनाने के लिए एक राष्ट्रीय राजदूत के रूप में गैरलाभकारी ग्रामीण अमेरिका के साथ भागीदारी की। 319 लोपेज ने अपने पूरे करियर में चैरिटी कॉन्सर्ट में प्रदर्शन किया है, जिसमें 2022 में लॉस एंजिल्स डोजर्स फाउंडेशन का ब्लू डायमंड गाला भी शामिल है, जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बेघर होने और सामाजिक न्याय के लिए $3.6 मिलियन जुटाए। 321 राजनीतिक विचार और सक्रियता। लोपेज 2021 में जो बिडेन के शपथ ग्रहण समारोह में प्रस्तुति देंगी। डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक लोपेज का सार्वजनिक पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों का समर्थन करने का एक लंबा इतिहास है। 322 उन्होंने 2012 के राष्ट्रपति अभियान में राष्ट्रपति बराक ओबामा का समर्थन किया, टेलीविजन विज्ञापनों में बात की और ओबामा के लिए धन उगाहने वाले कार्यक्रमों में भाग लिया। 324 उन्होंने 2016 में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन का समर्थन किया और अक्टूबर में उनके समर्थन में फ्लोरिडा में एक मुफ्त संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। 325 लोपेज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहने के दौरान उनके आलोचक थे। 326 2020 में अपने सुपर बाउल हाफटाइम शो प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अपने गीत लेट्स गेट लाउड का प्रदर्शन एक बड़े प्यूर्टो रिकान झंडे में लिपटे हुए किया, जिसमें मैदान पर धातु के पिंजरों में बच्चे थे। इसकी व्याख्या मेक्सिको संयुक्त राज्य सीमा संकट और ट्रंप की आव्रजन नीति के बारे में एक बयान के रूप में की गई थी। 327 NFL ने प्रदर्शन से पिंजरों को हटाने का प्रयास किया, लेकिन लोपेज ने इनकार कर दिया। 326 उन्होंने 2020 के राष्ट्रपति अभियान में राष्ट्रपति जो बिडेन का समर्थन किया। 328 बाद में उन्होंने बिडेन के 2021 उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने स्पेनिश में निष्ठा की प्रतिज्ञा के अंतिम वाक्यांश का पाठ करते हुए दिस लैंड इज योर लैंड और अमेरिका द ब्यूटीफुल गाया। 206 उन्होंने सुपर बाउल में अपने राजनीतिक संदेश के आश्चर्य के रूप में प्रदर्शन में लेट्स गेट लाउड भी शामिल किया। लोपेज LGBT अधिकारों के प्रबल समर्थक हैं और उन्होंने HIV एड्स अनुसंधान के लिए लाखों डॉलर जुटाए हैं। 329 जून 2013 में एम-फेयर ने उन्हें उनके परोपकारी कार्यों के लिए मानवतावादी पुरस्कार प्रदान किया। 329 उस सितंबर में उन्हें LGBT समुदाय के समर्थन के लिए मानवाधिकार अभियान द्वारा प्रस्तुत एली फॉर इक्वेलिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 330 अगले वर्ष उन्हें ग्लैड वैनगार्ड पुरस्कार मिला। 331 जुलाई 2016 में लोपेज ने लिन-मैनुअल मिरांडा के सहयोग से लव मेक द वर्ल्ड गो राउंड नामक एकल रिलीज किया, जो ओरलैंडो नाइट क्लब शूटिंग के पीड़ितों को लाभ पहुंचाता है। 332 उन्हें कई अन्य कलाकारों के साथ हैंड्स गाने में भी दिखाया गया था, जिससे ओरलैंडो शूटिंग से प्रभावित लोगों को भी लाभ हुआ। 333 लोपेज ने 2016 में बिलबोर्ड पत्रिका से यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस को लिखे एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें बंदूक नियंत्रण पर कार्रवाई की मांग की गई थी।
334 जून 2020 में लोपेज ने व्यापक जॉर्ज फ्लॉयड विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में लॉस एंजल्स में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। 335 लोपेज टाइम अप आंदोलन के सक्रिय समर्थक भी रहे हैं। 336 जनवरी 2022 में वह मिशेल ओबामा की बहन वी ऑल वोट की सहाध्यक्षों में से एक बनी। 337 उन्होंने 2023 इजराइल-हमास युद्ध के दौरान गाजा पट्टी के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की। आर्टिस्ट्स 4 सीजफायर नामक एक समूह के हिस्से के रूप में उन्होंने एक पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें राष्ट्रपति जो बिडेन से गाजा में तत्काल युद्धविराम का आह्वान करने का आग्रह किया गया। 338 कलात्मकता को प्रभावित लोपेज ने मैडोना को अपने पहले बड़े संगीत प्रभाव के रूप में उद्धृत किया है, यह समझाते हुए कि मेरे लिए यह सब मैडोना के बारे में था। उसने मुझे गाने, नृत्य करने, कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। 339 340 उनके अन्य प्रमुख प्रभावों में टीना टर्नर, जेम्स ब्राउन और माइकल जैक्सन शामिल है। 341 लोपेज पर एक और बड़ा प्रभाव बारबरा स्ट्रीसंड का है। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों में उनके करियर को देखना, उनके गायन, अभिनय और निर्देशन को देखना मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक था। 198 लोपेज ने जेनेट जैक्सन को अपने स्वयं के नृत्य और वीडियो के लिए एक प्रमुख प्रेरणा के रूप में उद्धृत किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जैक्सन के संगीत वीडियो द प्लेजर प्रिंसिपल के कारण संभवतः नृत्य करना शुरू किया। 342 343 उन्होंने चेयर, बेट्टे मिडलर और डायना रॉस के करियर को भी देखा। 69 और लेडी गागा जैसे युवा कलाकारों से प्रेरित हुई है। 344 बड़ी होकर वह साल्सा से लेकर बचाटा तक लैटिन संगीत शैलियों और सेलिया क्रूज और टीटो पुएंते जैसे कलाकारों से प्रभावित थीं। हालांकि उन्होंने कहा कि यह द सुगरहिल गैंग का हिप हॉप गीत रैपर डिलाइट 1979 था जिसने उनका जीवन बदल दिया। 345 अपनी युवावस्था में लोपेज के लिए एक अन्य प्रमुख प्रेरणा संगीतमय फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी 1961 में प्यूर्टो रिकान अभिनेत्री रीटा मोरेनो का प्रदर्शन था। मोरेनो एकमात्र कलाकार थे जिनके साथ लोपेज पहचान बनाने में सक्षम थे उस समय जब लैटिनो टेलीविजन पर शायद ही कभी थे। 346 संगीतमय तरीका आज रात के लिए इंतजार कर रहे हैं। अवधि 26 सेकंड। 026 वेटिंग फॉर टुनाइट का एक नमूना, एक यूरो केंद्रित नृत्य पॉप गीत जिसमें विशिष्ट लैटिन प्रभाव है, जिसे लोपेज अपने संगीत में शामिल करने के लिए जानी जाती है। इसे उन्हें डांस पॉप शैली में एक अग्रणी कलाकार के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया गया। 114 347 348 इस फाइल को चलाने में समस्याएं आ रही हैं? मीडिया सहायता देखें। संगीत की दृष्टि से लोपेज को वैरायटी और फोर्ब्स जैसे आउटलेट्स द्वारा गिरगिट के रूप में वर्णित किया गया है, जो शैलियों के बीच प्रयोग करने और कूदने के लिए जाने जाते हैं। 114 347 182 349 उनका संगीत लैटिन संगीत की रोमांटिक मासूमियत की खोज करते हुए हिप हॉप के साथ दृढ़ता से पहचान करता है। 350 बिलबोर्ड ने देखा कि वह अपनी लैटिनिडैड को कम करने वालों में से नहीं रही हैं और हमेशा अपने संगीत में इसे प्रदर्शित करना सुनिश्चित करती हैं, शैली की परवाह किए बिना। 347 ऑन द छे और जेलो, जिसे लोपेज ने लैटिन सोल के रूप में वर्णित किया है, लैटिन शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला को R&B और हिप हॉप के साथ मिलाता है, जबकि इसमें डांस पॉप भी शामिल है। 347 351 29 जबकि ज्यादातर अंग्रेजी में एल्बम में कुछ स्पेनिश और द्विभाषी गीत शामिल हैं, जैसे कारिनो। 352 353 354 अपने पिछले काम से हटकर दिस इज मी देन 1970 के दशक की आत्मा को स्ट्रीटवाइज हिप हॉप के साथ मिलाता है। 90 रीबर्थ को इसके आरामदायक माहौल के लिए जाना जाता था, जबकि कोमो अमा ऊना मुजेर को सिल्कीली स्पेनिश साड़े पूजा के रूप में जाना जाता था। 114 आत्मकथात्मक रूप में वर्णित। 355 लोपेज का अधिकांश संगीत प्रेम के उतार चढ़ाव पर केंद्रित है। 356 गीतात्मक रूप से दिस इज मी देन काफी हद तक बेन एफ्लेक के साथ उनके संबंधों पर केंद्रित है, जिसमें डियर बेन गीत को एल्बम का ग्लोइंग सेंटरपीस बताया गया है। 357 इसका सीक्वल एल्बम दिस इज मी नाउ अफ्लेक के साथ उसके पुनर्मिलन और विवाह से सूचित किया गया था। लोपेज ने इसे
पिछले 2 दशकों की भावनात्मक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक यात्रा। कहा 358 कोमो अमा उना मुजेर में रोमांस, दिल का दर्द और आत्मघृणा के बारे में आत्मविश्लेषणात्मक गीत हैं। 125 प्यार के संबंध में लोपेज ने कहा अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है और इसीलिए प्रश्नचिह्न है। 356 लोपेज के संगीत में अन्य आवर्ती विषयों में ब्रोंक्स में उनका पालन पोषण। 29 359 सामाजिक वर्ग। 349 और महिला सशक्तिकरण शामिल है। 360 लोपेज को उनकी हल्की सुरीली आवाज के लिए मिश्रित समीक्षाएं मिली हैं। 361 जिसे आलोचकों ने सीमित, रेडियोनुकूल और उनके संगीत के निर्माण से प्रभावित माना है। 362 363 ऑन द छे के साथ बाल्टीमोर सन ने लोपेज को सांस लेने वाली, शैलीगत रेंज वाला लेकिन व्यक्तित्व की कमी वाला माना। 364 जबकि रोलिंग स्टोन ने टिप्पणी की तनावपूर्ण गायन आतिशबाजी बनाने की विद्या के बजाय लोपेज कम R&B बड़बड़ाहट पर अड़े रहे एक राउंडवे सुपरस्टार की, जिसे बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह जानती है कि आप पहले से ही ध्यान दे रहे हैं। वह थोड़ी सी वावा करती है और बहुत सारी उल्टी बहुत दूर तक जाती है। दोस्तों ये जो मूवी है 24 मई 2024 को हमें देखने को मिलेगी। बात की जाए तो लैंग्वेजों की, तो हिंदी के अंदर तो ये प्रोवाइड कराई जाएगी, हिंदी, इंग्लिश और साथ ही साथ और भी कई लैंग्वेजों में, हर एक रीजनल लैंग्वेज में, हर एक कंट्री में हमें देखने को मिलेगी, जहाँ पर भी नेटफ्लिक्स अवेलेबल है और नेटफ्लिक्स डब द्वारा इसे बेहतरीन डबिंग की जाएगी। बाकी आप जैसे रिलीज़ होती है मैं नीचे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप चेकआउट कर पाओगे कि ये एक तरह से कौन कौन सी एक तरह से कंट्रीज़ में अवेलेबल है। आपकी लोकल कंट्री में अवेलेबल होगा तो आपको शो हो जाएगा, बाकी इंग्लिश में तो ये अवेलेबल कराई जाएगी। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सारी कुछ डिटेल जानकारी मैंने आपको बताई। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।